हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। मित्रों, मैं काफ़ी समय बाद आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसा कि हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। और ये जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है। और इस क्लास में हम सभी कुछ प्रश्नों को करते हैं प्रतिदिन, किंतु कुछ समस्या आ जाने के कारण, थोड़ी व्यस्तता हो जाने के कारण कुछ समय से क्लास नहीं हो पा रही है कुछ दिनों से। तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब जो भी क्लास है ये कंटिन्यू चलेगी और प्रश्नोत्तरी हम सभी करेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि हम सभी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करें, है ना। एक टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद दूसरे दिन उसकी प्रश्नोत्तरी करें। तो टॉपिक आप अपने नोट्स से या जो भी आपके टेक्स्ट बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। और बाकी प्रश्नोत्तरी के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे कुछ प्रश्नों को, और इसमें 216 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। 217 से इस प्रश्न में, इस क्लास में 217 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे हम सभी। देखिए, मेहनत करना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती है। यदि मेहनत सही दिशा में की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। और सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। हम सभी सपने देख सकते हैं, सपने देखने का हक सभी को है। और इसकी कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी एज में स्टार्ट किया जा सकता है। बस उन्हें देखने का हौसला हम लोगों के अंदर होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विफल हो जाते हैं। तो विफलता केवल एक और मौका है हम सभी के लिए। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना। लेकिन कभी कभी जो है सफलता नहीं मिलती है, तो जो विफलता होती है केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने की, है ना। और जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं माननी चाहिए हम सभी को। तो फिर से तन मन लगा करके पूरे जोश के साथ आप लोग जुट जाइए। अभी भी समय है, अभी भी हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। जो है सारी चीज़ें हम लोगों के अंडर में हैं, हम लोग कर सकते हैं। बस क्या है, हम सभी को मेहनत करनी है। तो फिर से सभी लोग जुड़ जाइए, हम सभी फिर से साथ साथ पढ़ेंगे। और कुछ समय से नहीं हो पा रही थी क्लास, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे क्लास कंटिन्यू होगी। अपने प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं कि प्रश्न संख्या 117 है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का है और हृदय का है, जैसा कि आंसर भी दिख रहा है। इसके लिए जो है आपसे नहीं होगा। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है रत्नसेन। अब इसमें यहाँ से प्रश्न जो है कई बन जाते हैं कि जो है इसमें जो प्रश्न है 217 नंबर का, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, एनबीएस टीचर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और जायसी की है ना। पात्रों का इस प्रकार से है, जैसे 14 भुवन किसका है? तो मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। आगे है जो है रत्नसेन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। रत्नसेन मन का प्रतीक है, प्रश्न भी बना है। और पद्मावती देख लेंगे, बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंघल द्वीप क्या है? हृदय है। तो इतना ध्यान रखिएगा। नागमती क्या है? संसार का प्रतीक है, यानी कि भोग विलास का प्रतीक है। फिर से हम सभी देख लेते हैं। 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का, रत्नसेन मन का, सिंघल देव हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। और नागमती भोग विलास यानी कि संसार का प्रतीक है। तो ये पद्मावत रचना जायसी की है ना। और इसके जो प्रतीक हैं इस प्रकार से हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग गेस करेंगे आंसर को थोड़ा सा छिपा करके। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। 218 नंबर का प्रश्न है। आप सभी भी गेस करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 218 नंबर का प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, इसमें कौन सी रचना है। तो चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चारों ऑप्शन देखिए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तीनों जायसी की रचना है।
उपयुक्त सभी दिया गया है, लेकिन अक्षय कीर्ति किसमें है? पद्मावत में है। हम सभी पद्मावत की चर्चा भी कर रहे हैं, है ना। तो पद्मावत की है। करेक्ट आंसर हमारा 218 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये पेपर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है दिल्ली के भी टीचर एग्जाम में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य है। जायसी के अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई कृति पद्मावत है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। जायसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और मसलनामा, कान्हावत, ये सारी रचनाएं जैसे की हैं। अखरावट काव्यकृति के रचयिता हैं, शायद आप इसका आंसर आप जल्दी दे पाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। पद्मावत इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो 219 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 219 का 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो ये अखरावट है ये काव्यकृति, इसके रचयिता जायसी हैं, जान ही रहे हो। भक्ति काव्यधारा की प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में, किसमें किया है? ठेठ अवधि भाषा में, है ना। ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की है, जैसे अखरावट है, पद्मावत, आखिरी कलाम, ये सभी प्रसिद्ध हैं, है ना। और कुतुबन ने क्या लिखी है? कुतुबन ने लिखा है मृगावती। कुतुबन की रचना क्या है? कुतुबन की क्या है? मृगावती है। और मंझन की क्या है? मधुमालती है। मधुमालती नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। मधुमालती, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। और उस्मान की क्या है? चित्रावली है। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली। रचना किसकी है? उस्मान की है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 220 नंबर के प्रश्न को। पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, सभी। 220 नंबर का प्रश्न है। तो पद्मावत जो है प्रबंध काव्य है। पद्मावत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्यधारा के अग्रणी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और जो पद्मावत रचना है, पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक, और इसके अतिरिक्त भी जो काव्य है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है, जो चर्चा आगे की गई है। अब अगला हम देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 221 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 221, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? 221, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, सूरजदास की है, कुतुबन की है, जायसी की है। कहरनामा अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यूपी जूनियर लेवल 2003 में ये प्रश्न बना था, है ना। और भी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना। बार बार जो है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिससे याद हो जाए हम सभी को। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बार बार कहने से वो दिमाग में बैठ जाती हैं। आगे हम देखेंगे, चंदायन लोर जिसे कहा जाता है, मुल्ला दाऊद की है तथा मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद की है। आगे हम सभी देखते हैं, पद्मावत है एक त्रासदी है या मुक्तक काव्य है? सी ऑप्शन है गे काव्य है, डी है आत्मवक्तव्य है ना। तो इन चारों में से बताना है। 222 नंबर का प्रश्न है। तो एक त्रासदी है, ये प्रश्न बनता है, एक त्रासदी है। क्या है पद्मावत? पद्मावत एक त्रासदी है। यूपी जूनियर लेवल परीक्षा 2004 में ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, हाँ ये उक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम और रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तो हो ही नहीं सकता, है ना। यही सारी रचनाएं हैं। 223 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर गेस करिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। किसकी है? पद्मावत की रचना है। यह पंक्ति जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। ठीक है, और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम जायसी की है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आगे हम सभी देखेंगे जो है 224 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। अब देखिए, पद्मावत के रत्नसेन की जो पत्नी है उसका नाम पूछा गया है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो पद्मावत की ये नागमती है। क्या है? नागमती। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है,
पद्मावत महाकाव्य के नायक रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी यानी कि बाद में दूसरी पत्नी पद्मिनी बनती है। आगे देखेंगे 225 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है। अभी हम लोगों ने प्रतीक के बारे में पढ़ा था, कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, पद्मावत, सुआ, रत्नसेन और नागमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 225 का, 225 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरु का प्रतीक कौन है, सुआ। गुरु का प्रतीक कौन है, सुआ है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन सही बी हो जाएगा। आगे देखिए 2019 में बना था एनवीएस जूनियर लेवल परीक्षा। आगे हम सभी देखते हैं, हाँ कुछ अब यहाँ फिर से देख लेते हैं, एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो रत्नसेन मन का प्रतीक है, मन यानी कि आत्मा, सिंघल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन क्या है, शैतान है, कई बार प्रश्न बना है, अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो इतना ध्यान देंगे कि कौन किसका प्रतीक है ना। जायसी काव्य भाषा थी, 226 नंबर का प्रश्न है, जायसी की काव्य भाषा थी अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और राजस्थानी। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और राजस्थानी। अभी मैंने बात की थी कि ठेठ अवधी भाषा, तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अवधी भाषा। कुछ तथ्य है इसके, इसे हम लोग देख लेते हैं। 2018 में प्रश्न बना था DSSB टीचर एग्जाम में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। किसके हैं, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के, ध्यान देंगे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी मतलब मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे, इसीलिए जायसी कहा जाता है ना। इनके नगर का स्थान क्या था, जायस था। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत ये इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, जिसे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। पद्मावत की रचना शैली क्या है, पद्मावत की रचना शैली क्या है, मुक्तक, गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, फारसी की मसनबी शैली। 227 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। गेस करिए आप सभी, फारसी की मसनबी शैली, पद्मावत की बात हो रही है ना, फारसी की मसनबी शैली, यानी कि 227 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 228 नंबर का प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग डैश डैश के लिए किया है। किसके लिए किया है, नक्सिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण, मसनवी शैली। इसमें आप सभी को बताना है कि किसके लिए, तो विरह वर्णन के लिए, डैश डैश यहाँ क्या रहेगा, विरह वर्णन रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम 2014 में ये प्रश्न बना था, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। बारहमासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है, वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया गया हो। स्पष्ट हो गया है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 228 हो गया। 228 के बाद 229 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मधुमालती, मृगावती और माधवानल, कामकंदला, पद्मावत, है ना। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का बना हुआ प्रश्न है ये। तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 229 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 229 नंबर का प्रश्न है पद्मावत, करेक्ट आंसर पद्मावत डी में है ना। हाँ, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं मधुमालती। मधुमालती अगर हम देखें तो मधुमालती जो है मंझन की है, मंझन, मधु मंझन, माँ से मधुमालती, माँ से मंझन, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। और मृगावती, मृगावती जो है किसकी रचना है, कुतुबन की है, कुतुबन की है, कुतुबन की है मृगावती। मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुबन की रचना है। माधवानल, कामकंदला, आलम की रचना है। ठीक है, आगे हम सभी बढ़ते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। 230 नंबर का प्रश्न है, 230, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो मधुमालती, मृगावती, पद्मावत और चंद्रायन। तो 223 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत है, पद्मावत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। राघव चेतन दी गई रचनाओं में से जायसी की अमर पद्मावत का पात्र है। पद्मावत की में नागमती,
पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी के माध्यम परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अभी हम लोगों ने देखा था। रत्नसेन, पद्मावती, सुआ या हीरामन इनके पात्र हैं। तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार मधुमालती है। मंजन, मृगावती, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद का है ना। मधुमालती मंझन की है, मृगावती कुतुबन की है। ये सारी रचनाएं। उलटवासियाँ किसने लिखी है? 231 नंबर का प्रश्न है। उलटवासियाँ कबीर ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, रहीम ने। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंध चरावे गए, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुरु लागे पाई। ठीक है, ये है उलटवासियाँ हैं। अगला हम देखते हैं रैदास का दूसरा नाम है। रैदास का दूसरा नाम है हरिदास, रविदास, रविंद्र, दादू। तो रविदास है। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। देखिए, MP टीचर एग्जाम 2017 का बना हुआ प्रश्न है। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ये बनारस के निवासी तथा जाति के क्या थे? चमार थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत बहुत सुनी होगी बचपन से, है ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? रैदास जी की हैं। आगे हम सभी देखेंगे 133 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो 233 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। निर्गुण, रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना सेन आदि कवि इस शाखा में आते हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी। रैदास जो है रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। ये सभी परिचित हैं इससे। 234 नंबर का प्रश्न है। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो चारों ऑप्शन है ना। राग भैरवी, राग गौड़ी और राग वसंत, राग मल्हार। 34 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 234। तो राग गौड़ी क्या हो जाएगा? राग गौड़ी में है। आगे हम सभी देखेंगे जो है नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा और नीरू कबीरदास दंपत्ति जुलाह ने जो पालन पोषण किया था, है ना। तो नीमा कबीरदास की। सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के विषय में तो सभी परिचित है ना। आगे देखेंगे कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रमैनी। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, है ना। साखी, शबद, रमैनी, इसके 3 भाग हैं। और किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। आगे देखेंगे हम सभी। हाँ, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 237 नंबर का प्रश्न है। काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। और 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। और कबीरदास जैसा कि जानते हैं भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। और इनका जो जन्म है 1398 काशी में हुआ था। 1398 काशी में हुआ था। अब अगला प्रश्न अगला है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर में बंधवाकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। ये सारे क्वेश्चन रटाए हैं, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। शेख तकी के कहने पर। अगला देखते हैं। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। हाँ, 39 नंबर का प्रश्न है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है इसमें कूटनीतियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो 39 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? 240 नंबर का प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद सागर, रैदास, रविदास और रामानंद। तो 40 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। कबीर की रचना है बीजक, है ना। कबीर की वाणी का संग्रह मतलब बीजक है। और इसमें संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। बीजक 3 भागों में है। साखी, शबद, रमैनी, है ना। रमैनी और शबद गे पदों में है, साखी दोहा पदों में है। सभी परिचित हैं। 11th 12th क्लास में सभी पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें।
आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए जोश, एक नए आत्मविश्वास के साथ हम आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होते रहेंगे कुछ ना कुछ तथ्य को लेकर के, परीक्षा उपयोगी। और आप सभी स्वस्थ रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति जो है जागरूक रहिए और मेहनत करिए, है ना। जो भी समय मिला है इनका सदुपयोग करिए। और हम प्रतिदिन अब कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहें। आज की क्लास यहीं है, यहीं कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।